पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश में शासन व्यवस्था राजा के अधीन थी। राजा न्याय का प्रतीक होता था और तीनों सेनाओं का प्रमुख था। और युवराज जो उसका बड़ा पुत्र युवराज होता था और वो राजा को राजधानी में कार्य क्रियाकलापों में असिस्ट करता था। राजकुमारी का उदाहरण एक ही मिलता है, जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे अमोघ वर्ष, उनकी पुत्री चंद्रवो बालाबी उनका नाम था। वो रायचूर दोआब में उन्होंने शासन किया था कुछ समय तक। बस एक ही उदाहरण मिलता है इन तीनों राजवंशों में। मंत्री लोग दैनिक क्रियाकलापों में राजा को असिस्ट करते थे, सलाह देते थे, एडवाइस देते थे और ये पद वंशानुक्रम होता था। पाल वंश में धर्मपाल के समय एक ही वंश के 4 मंत्री हुए थे, जिन्होंने धर्मपाल और उसके पीढ़ियों को, आने वाले राजाओं को मंत्री परिषद में रहते हुए सलाह मशविरा दिया था दैनिक क्रियाकलापों में। अंतापुर जहाँ रानियां रहती थीं, तीनों वंशों में अंतापुर मिलता था, वहां पर भी अधिकारी लोग तैनात रहते थे और अंतापुर की सुरक्षा करते थे। सामंत तीनों वंशों के राष्ट्रकूट वंश में, प्रतिहार वंश में, पाल वंश के राज्य क्षेत्रों में सामंत, छोटे बड़े सामंत सब थे। ये आपस में लड़ते भी थे, राजा से भी लड़ते थे, कहीं कहीं विद्रोह कर देते थे। यह सामंत कुछ क्षेत्रों पर, राज्य में कुछ क्षेत्रों पर शासन करते थे, कुछ ग्रामों पर शासन करते थे और राजा को उपहार देते थे और उसको कंट्रीब्यूट करते थे टैक्स के रूप में। सेना जो है, सेना उस समय थी पाल वंश के पास और राष्ट्रकूट वंश के पास सेना थी, 9 सेना थी। और पाल वंश के पास, प्रतिहार वंश के पास 9 सेना नहीं थी। ऐसा उदाहरण किताबों में, इतिहास में नहीं मिलता है। तो प्रतिहार वंश के पास सबसे बड़ा घुड़सवारी सेना थी उस समय के, 8वीं 9वीं शताब्दी की बात है। और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ये जो घोड़े मंगाते थे लोग, प्रतिहार वंश के राजा, ये पर्शिया जो इस समय ईरान है, अफगानिस्तान होते हुए जो रूट था, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते जो ट्रेड रूट था उस समय 8वीं 9वीं शताब्दी में, तो उस रास्ते मंगाते थे। एक और रूट था अरब सागर होते हुए, अरब से ये अच्छे नस्ल के घोड़े मंगवाते थे। तो उस समय अल-मसूदी ने इसके बारे में वर्णन किया है। उसने बताया कि उस समय 915 में आया था वो, तो उस समय पाल वंश में 915 में, तो उसने बताया था कि वो गुर्जर प्रतिहार के पास, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके पास सबसे बड़ा घुड़सवारी सेना थी। और पाल वंश के और राष्ट्रकूट वंश के पास 9 सेना थी और प्रतिहार वंश के पास नहीं थी। और सामंत सेना, धर्म, तीनों जो राजाओं के, तीनों वंशों के राजा थे, उन्होंने धर्म को बहुत ही सम्मान दिया। बुद्ध धर्म का सर्वाधिक सम्मान और संरक्षण ये पाल वंश के राजा ने दिया था। पाल वंश में धर्मपाल, जानते हैं कि धर्मपाल ने उसका जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी इन्होंने स्थापना किया था धर्मपाल ने, जो पाल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और उसमें तिब्बत के बुद्ध लोग पढ़ने आते थे। और तो धर्म, और इसका नाम शैविज्म, और जो विष्णु के उपासक थे, तो जैसे आप जानते हैं कि भोज, वो प्रतिहार वंश में भोज थे, सबसे शक्तिशाली राजा थे। वह विष्णु के उपासक थे। तो इस तरह राष्ट्रकूट ने इन सभी धर्मों के अलावा मुसलमान जो ट्रेडर थे, अरब से आते थे, उनको ट्रेड करने की अनुमति दी। और उन्होंने जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का इस समय, उन्होंने वहाँ पर मस्जिद बनाया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार से तीनों वंशों ने धर्म को संरक्षित किया, उनको टैक्स से छूट दिया, रहने के लिए जगह दी, जमीन दी। और इन तीनों वंशों में धर्म और राजनीति में धर्म का एकदम बहुत गहरा जुड़ाव था। जो धर्मशास्त्र था, वो धर्मशास्त्र जो सोसाइटी में जो कोड था, धर्म का जो कोड था, धर्मशास्त्र है हिंदू धर्म में, तो वो बहुत, उसके द्वारा ही पुरोहित होता था और राजा को इस मामले में सलाह देता था। वर्ण व्यवस्था को राजा उसको बनाए रखते थे। जो 4 वर्ण व्यवस्था है, तो उस 4 वर्ण व्यवस्था को राजा बनाए रखते थे। और इस सभी में था, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट सभी में था।
और जो पुरोहित था, एक प्रकार का पद था, पुरोहित इसमें एडवाइस देता था राजा को कैसे व्यवस्था बनाना है। और देखिए जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी, भुक्ति, जो इसमें राज्य हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तो उस समय जो राजा का राज्य क्षेत्र थे, चाहे प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, वह भुक्ति के राज्य को कहते थे। ये किसमें? प्रतिहार और पाल वंश में। पाल वंश आप जानते ही हैं कि ये पूरे बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में फैला था। और प्रतिहार वंश मुख्यतः पूर्वी राजस्थान और सतलज नदी के आसपास का जो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है, नई दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रतिहार वंश, स्पेशली कन्नौज प्रतिहार वंश की राजधानी रही, कई 100 सालों तक रही, जब तक भोज थे, राजा भोज थे। तो ये जो राज्य था इसको भुक्ति कहते, इन्होंने राज्य, अपने पूरे राज्य को भुक्ति में बांटा था, उसको भुक्ति कहते थे। और उसका जो मुखिया होता था वो होता था उपरिका, ये उपरिका लिखा हुआ है, उपरिका मुखिया होता था। और उसका काम क्या था? टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन एंड मेंटेन ऑफ लॉ ऑर्डर। तो उपरिका का वही काम जिला स्तर पर, जिसे जिला को विषय कहते थे, तो विषय स्तर पर विषयपति करता था, जो उपरिका करता था वो विषयपति करता था। इसके जो नीचे यूनिट थी पट्टाला, कुछ ग्रामों के समूह को पट्टाला कहते थे। ये प्रतिहार वंश और पाल वंश में तीनों क्रम थे, भुक्ति, विषय और पट्टाला। लेकिन राष्ट्रकूट वंश में बदल जाता है, केवल एक बदलता है, वो है भुक्ति। भुक्ति को इसमें राष्ट्र करने कहा जाता था राज्य को, राष्ट्रकूट वंश में। राष्ट्रकूट जानते हैं मुख्यतः डेक्कन में दक्षिण भारत में जो डेक्कन है, मुख्यतः महाराष्ट्र एरिया इनका शासन व्यवस्था था। तो इन्होंने अपने राज्य को, अपने जो कार्य क्षेत्र को राज्यों में बांटा था, उसको राष्ट्र कहते थे। और फिर उसके नीचे क्या आता था? विषय, इसमें विषय था, राष्ट्र, विषय। और विषय की जब भुक्त आती थी, भुक्ति बहुत ही छोटी इकाई हो जाती थी राष्ट्रकूट में, और इसमें प्रतिहार और पाल वंश में भुक्ति को राज्य, बहुत बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई भुक्ति होती थी। और राष्ट्रकूट में सबसे इकाई ये भुक्ति होती थी। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके राष्ट्र को राष्ट्रपति कहते थे। उसमें जो राष्ट्र के जो मुखिया उसको राष्ट्रपति कहते थे राष्ट्रकूट वंश में। और राष्ट्रपति का भी वही काम होता था, रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के में शासन व्यवस्था की, धर्म की, सोसाइटी की। अल-मसूदी ने इसके बारे में बहुत बड़ा अच्छा वर्णन किया है। तो ये था लेखा जोखा।